हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। आवाज द वॉइस पे लगातार हम आप तक मुस्लिम कम्युनिटीज से जुड़ी ऐसी स्टोरीज पहुंचाते हैं जिससे न सिर्फ आप इंस्पायर होते हैं, बल्कि आपको मुस्लिम कम्युनिटीज और वहां से जुड़े लोगों की कुछ ऐसी कहानियां सुनने और देखने को मिलती है जो शायद बाकी का मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। आज आवाज द वॉइस पे ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमें ज्वाइन किया है मिस्टर जावेद जमील साहब ने, जो कि है हेड ऑफ चेयर इस्लामिक स्टडीज एंड रिसर्च एट यनोपाया यूनिवर्सिटी मैंगलोर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको इनवाइट किया। जी सर, आज काफी मुद्दों पे आपसे बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूंगी और स्पेशली वी वांट टू नो अबाउट योर वर्क, व्हाट ऑल यू हैव बीन डूइंग सिंस यू आर अ ऑथर आल्सो, सो आई वांट टू नो अ बिट अबाउट योर बुक्स आल्सो। देखिए, मैं बुनियादी तौर पर आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ। उसके बाद में मैं मुद्दत तक प्रैक्टिस करता रहा सहारनपुर के अंदर, लेकिन चूंकि मैं फ्रॉम एमबीबीएस डेज ही मैंने बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद में मेरा वर्क बहुत सामने आ रहा था। 1993 में इस्लाम एंड फैमिली प्लानिंग मेरी जो बुक आई, उसने एक ऑलमोस्ट एक रिवोल्यूशन पैदा किया इंडिया में, चूंकि उससे पहले मुस्लिम्स में क्लियरिटी नहीं थी, ना स्कॉलर्स में क्लियरिटी थी, ना उस इश्यू को लेकर। तो वो उसकी बहुत ज़्यादा तकरीबन 7 लाख कॉपीज़ पूरे उसमें इंडिया में गई उसकी। और उसके अगले 10 ईयर्स में इवन जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें भी इस बात साबित हो गई है कि उससे पहले 93 से पहले की सिचुएशन और 93 से 2003 जिस बीच में मेरा वर्क पूरा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी बाद में मेरे साथ कोलैबोरेट किया उन्होंने, तो उसके अंदर एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस आया। और उसमें एक जो इस्लाम की प्रॉपर पिक्चर थी कि क्या फैमिली प्लानिंग में क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है, वो हमने पूरी पेश की। तो सब उलमाए दीन भी और सब लोग उससे मुतासिर हो गए और सब ने कहा कि दिस इज द राइट काइंड ऑफ लाइन, राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। और उसके बाद में होता रहा। उसके बाद मेरी सो मनी बुक्स, जिसमें बहुत सारी इस्लाम से रिलेटेड थी और बहुत सारी जो डायरेक्टली इस्लाम से रिलेटेड नहीं थी, वर्ल्ड इश्यूज पर थी। द डेविल ऑफ इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म आई मेरी, जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर ने फॉरवर्ड भी लिखा था उसके ऊपर। उसका इशू ये था कि पूरे वर्ल्ड में आजकल इकोनॉमिक्स का जो सुप्रीमसी हो गई है और किस तरीके से सारी चीजें मार्केट फोर्सेस के अंडर में आ गई हैं, तो वो उसके ऊपर बेसिकली वो वर्क था। जी। फिर मेरी एक एड्स के ऊपर भी मेरा वर्क सामने आया। और उसके अलावा मेरी कुरान पर पूरा वर्क, पहले मेरी द एसेंस ऑफ द डिवाइन वर्सेस 2003 में, जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल ने रिलीज किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में, और उसमें बड़ी तादाद में इंपॉर्टेंट लोग सभी मौजूद थे। और उसके बाद में फिर एक मेरी बुक द किलर सेक्स भी आई थी, जिसमें वर्ल्ड में जो पूरे ये इश्यूज हैं इस तरह के इससे रिलेटेड, उसके बारे में एक पूरा डिस्कशन था। और फिर रीडिस्कवरिंग द यूनिवर्स, जिसमें मैंने फिजिक्स के ऊपर बुनियादी तौर पर वर्क किया था कि पूरी जो आइंस्टाइन की थ्योरी है उससे मेरा कहाँ डिफरेंसेस है, किस तरीके से मैं उसके अल्टरनेटिव मैंने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी, यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से। फिर मेरी एक इस्लाम मीन्स पीस किताब आई, जिसमें पूरी दुनिया में, चूंकि उस जमाने में 9/11 के बाद में बहुत सारा एक इम्प्रेशन पूरे वर्ल्ड में क्रिएट किया जा रहा था, एक जानबूझकर पूरे वेस्टर्न मीडिया में, कि जैसे इस्लाम टेररिज्म सिखाता है और मुस्लिम्स पीसफुल नहीं है। तो उसके काउंटर में मैंने पूरा इस्लामिक पोजीशन और पूरा बाकी वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका कंपैरिजन मैंने पूरा का पूरा पेश किया था, डेटा के साथ, एनालिटिकल डेटा मैंने पूरा पेश किया। जैसा कि आपने कहा कि थ्रू आउट आपने रिसर्च की है और काफी सारी बुक्स लिखी हैं, तो इतना रिसर्च इन्वॉल्व है, तो फॉरेन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो जब विमेन इनहेरिटेंस की बात आती है, जब प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है, तो फॉरेन कंट्रीज जिसमें कई मुल्क है, जैसे मोरक्को है, तंजानिया है, तो वहां पे औरतों को जो है इनहेरिटेंस राइट्स है, जबकि इंडिया में ये चीज नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया में इनहेरिटेंस राइट मिलना चाहिए खवातीन को या नहीं? देखिए, मैं बहुत जोर शोर से इस इशू की वकालत करता आया हूँ अपनी, मेरी जो बुक आई थी मुस्लिम विजन ऑफ सेक्युलर इंडिया, उसमें भी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी, कि क्यों औरतों को राइट्स इनहेरिटेंस में नहीं मिलते हैं। और अफसोस की बात यह है कि यूपी गवर्नमेंट में एक एक्ट ऐसा पास किया गया था जो सबके लिए अप्लाई था, सिर्फ नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स के, जिसमें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में वीमेन के राइट्स को खत्म कर दिया गया। यह सबके ऊपर अप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम। मैं इनके खिलाफ बहुत आर्ग्यू करता रहा हूँ, और इवन मैं तो अपनी जाती फैमिली
फैमिली लेवल के ऊपर मेरे ये हुआ कि मेरे फादर जिनके एक्सपायर हुए, जो तकरीबन 6-7 साल पहले, काफ़ी एज में, उन्होंने जो अपनी ओरिजिनल विल लिखी थी उसमें प्रॉपर्टी में लड़कियों का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं उनको परसुएट करता रहा। आखिर में उनको इस बात को माना और उन्होंने अपनी बेटियों को एक पूरा जो इस्लाम के मुताबिक हिस्सा था वो उन्होंने इनहेरिटेंस के अंदर उनको दिया। तो मैं तो इस बात की बहुत वकालत करता हूँ कि भाई हर हालत में दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन इन इस्लाम। चूंकि औरतों के ऊपर बर्डन इकोनॉमिक उतना नहीं है जितना मर्दों पर, तो थोड़ा सा मर्दों का हल्का सा शेयर जरूर ज्यादा है, लेकिन यह है कि चूंकि औरतें बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं तो उनको सिक्योरिटी के लिए उनको एक तरफ मेहर की जमानत है, दूसरी तरफ इनहेरिटेंस की जमानत है, जो उनको हर हालत में मिलनी चाहिए। इसमें मुस्लिम्स को एक एक्टिव रोल अदा करना है। बिल्कुल। सर, चूंकि आप एक प्रोफेसर है, यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट, सर आपसे जानना चाहूंगी कि आपको फॉरेन पर्सपेक्टिव पता है कि एजुकेशन पे कितना ध्यान दिया जाता है। अब हम मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो काफी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे काफी एम्पावर्ड मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, लड़कियां उनकी एम्पावर्ड है। अब अगर हम कंपैरिजन इंडिया के साथ करें और यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटीज को देखें तो एजुकेशन जो है काफी, उसमें हम काफी पीछे हैं। खासकर फिर इसमें कुछ और एलिमेंट्स है जैसे मदरसा एजुकेशन है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि एजुकेशन जो है मुस्लिम कम्युनिटीज में कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर है जो शायद इनको प्रोस्पेरिटी से रोक रहा है। देखिए, एजुकेशन एक अकेला फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर है, और एजुकेशन में अगर ये कमज़ोर है उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, अगर मैं बात हिंदू कम्युनिटी करूँ तो उनको हर तरीके से, सबको एक तरीके से 100% लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है। मैं बताऊं किस तरह, कि उनमें से एक बड़ी तादाद में तो एक एससीज और ओबीसीज को रिजर्वेशन मिल जाता है। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, चूंकि वो उनके पास में पैसा है, अमीर हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सब यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हो गई जिनमें वो बड़ी तादाद में फीस है, वो कम्युनिटी के लोग ज्यादातर, चूंकि अपर क्लास कम्युनिटी, उसमें पैसा देकर एडमिट हो सकती है। मुसलमानों के साथ दिक्कत ये रही कि मुसलमानों ने चूंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर कम काम किया, बिजनेस में जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था हायर स्केल पर, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कम रहा, तो इसलिए वो उनके साथ दिक्कत ये है कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनका दाखिला नहीं हो पाता, तो दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू गो टू द प्राइवेट स्कूल बिकॉज दे डू नॉट हैव द इकोनॉमिक पावर टू सपोर्ट देम। और चूंकि इसमें अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल नीट है, एमबीबीएस का एग्जामिनेशन होता है, एक आदमी, और ये दिस इज फॉर एवरीथिंग, नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, आई एम आर्ग्यूइंग फॉर द होल कंट्री, कि एक 85% पर भी अगर किसी के परसेंटाइल हैं, तो और अगर वो अमीर नहीं है, तो उसका इंस्टीट्यूशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इफ समबडी इज गेटिंग इवन 60% और उसके पास में पैसा है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आराम से उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये दिस इज द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। चूंकि मुसलमानों के साथ डबल प्रॉब्लम यही है कि एक तरफ उनकी इकोनॉमिक कमजोर है, ऊपर से ये कि एजुकेशनल मूवमेंट थोड़ा लेट चढ़ा, और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन चूंकि रूरल एरिया में भी रहती थी, तो इसलिए सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं है, काफ़ी अब चेंजेस आ रहे हैं। चूंकि मैंने तो अपनी बुक्स में बहुत आर्ग्यू किया इसके फेवर में, मैंने खुद अपने लेवल पर भी बहुत चलाए हैं कुछ प्रोग्राम्स, तो अब काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, अब चेंज आ रहा है। और उसमें मदरसा को लेके मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है? क्योंकि कंटेम्प्रेरी में सिर्फ आप लिबासी काम नहीं चला सकते, आपको कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, तो किस तरह से? देखिए, मदरसा में मैंने खुद ये बात कही थी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा जरूरी है, लेकिन मैंने बड़ा क्लियर कट गाइड वो किया था, डिमार्केशन, कि दिस शुड बी टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन, नॉट द आइडियोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। Technical modernization is must with the addition of computers, skills, etc. Everything वो होना चाहिए। उसके अलावा I am also arguing in favor of what I call applied Islamics. Applied Islamics means that we should be able to apply Islamic guidelines to every single field, whether it is physics, it is chemistry, it is medical sciences. चूंकि इस्लाम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मेडिकल साइंसेस से मेरा बहुत खास तौर पर स्टडी है। इफ इस्लाम बैन्स अल्कोहल, तो दुनिया के अंदर 50 लाख लोग हर साल एड्स मरते हैं। अगर इस्लाम बैन्स सेक्स आउटसाइड मैरिज, तो दुनिया में 4 करोड़ लोग एड्स से मर चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग, अगर इस्लाम बैन्स पोर्क, तो स्वाइन फ्लू से कई करोड़ लोग मर चुके हैं दुनिया के अंदर। तो ये सारी चीजें भी मदरसा एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए, और अब मदरसा एजुकेशन में भी चेंज आ रहे हैं, बिकॉज नाउ सर्टेन मदरसाज आर आल्सो एडिंग
मॉडर्न एजुकेशन क्लास 8 और क्लास 10 उसमें मदरसोज में अब मैं काफी अब ऐड हो रहा है, तो उसमें भी अब चेंजेस आएंगे। और आई एम ऑल्सो आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस सब्जेक्ट अप्लाइड इस्लामिक्स टू द हायर जी मदरसा एजुकेशन। जी सर, मुस्लिम क्लाइमेट एक्टिविज्म की बात करें तो कुछ कंट्रीज जिसमें इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम शामिल है, तो उन्होंने कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम जो है पोल्यूशन लेवल कंट्रोल करेंगे, या कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी फैक्ट्री सेटअप नहीं करेंगे अपनी कंट्री में जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सके। तो क्या इंडिया में भी इंडियन मुस्लिम्स को खास कर लेके कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस उनको इम्बाइब करनी चाहिए बाकी कंट्री से, ताकि वो मुस्लिम क्लाइमेट एक्टिविज्म का पार्ट बन सके ग्लोबली? देखिए, मैं इस मामले में बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि जो सो कॉल्ड ग्लोबल एक्टिविज्म है, दैट इज़ नथिंग बट नॉनसेंस, बिकॉज़ इन द वर्ल्ड it is only the market forces that are controlling. If the climate problem has been created maximum by anybody, it is by the Western countries, including America and Europe and all these countries. So वो वहाँ पर सिर्फ अगर सोल्यूशन भी देते हैं तो वो ऐसा सोल्यूशन देते हैं जो मार्केट फोर्सेस को नुकसान ना दे। तो फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात करूं, ये दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, इंडिया की बात करूं तो इंडिया में दिल्ली की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल पिछले 20 साल के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो गई है। दिस इज नॉट अकाउंट ड्यू टू बर्थ, it is due to because migration is happening from villages to smaller cities, from smaller cities to bigger cities. वो माइग्रेशन क्यों हो रहा है कि बिकॉज रूरल डेवलपमेंट पे आपने जोर नहीं दिया है। आप पब्लिक जो है जब एक जगह पर एक अगर किसी सपोज 500 स्क्वायर या 2000 स्क्वायर यार्ड्स पर पहले मुश्किल से एक मकान होता था, उसमें 8-10 लोग 5-7 लोग रहते थे, अब उसके ऊपर 18 मंजिले 20 मंजिले लोग रहते हैं, तो उसके अंदर 200 लोग रह रहे हैं। तो वो एयर तो उनको सभी वही मिल रही है, तो पोल्यूशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। फिर व्हीकल्स की तादाद पिछले दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है पिछले 15-20 साल के अंदर। उसके ऊपर कभी मार्केट फोर्सेस नहीं कहेंगी कि क्या व्हीकल्स को कंट्रोल करने का क्या तरीका इख्तियार किया जाए। वो ऑलमोस्ट दे ट्राई टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव रीजंस के पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहे। क्लाइमेट की कंडीशन चेंज होने वाली नहीं है। इंडिया में अगर चेंज करना है तो सबसे पहले एक इन जनरल मुस्लिम कम्युनिटी को इन इश्यूज को हाईलाइट करना चाहिए कि देख के उसको रूरल एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर जब तक जोर नहीं होगा, और जब तक ये माइग्रेशन टू बिगर सिटीज नहीं रुकेगा, और जब तक ये जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं इसके ऊपर कहीं रोक नहीं लगेगी कि भाई यू कैन नॉट हैव मोर देन 5 to 7 स्टोरी बिल्डिंग, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और स्मॉलर सिटीज बसाए जाएं, उसके अंदर मेहनत की जाए, और उसमें मुस्लिम्स को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो भी उसके अंदर आगे आए, खुलकर आगे आए। इन इश्यूज को उनको पहल करनी चाहिए कि वो हाईलाइट करें। बिल्कुल। सर, मस्जिद की बात करते हैं फिर से एक बार। मस्जिद को अगर फॉरेन कंट्रीज में देखें तो चलिए रिलीजियस स्पॉट तो है ही, बट वहाँ पे उसको एज सोशल इंस्टीट्यूशन भी देखा जाता है कि वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज या एजुकेशन भी किसी ना किसी तरीके से फराहम की जाती है। मगर इंडिया में मस्जिद को सिर्फ नमाज की अदायगी तक महदूद रखा गया है। तो क्या लगता है आपको कि जी If you read my book Muslim Vision of Secular India Destination and Roadmap, उसमें ऑलरेडी मस्जिदों को डेवलपमेंट सेंटर बन के तौर पर प्रेजेंट किया गया है कि मस्जिदों के अंदर, और हमने यहाँ पर एक मूवमेंट भी शुरू कराया है मस्जिद वन मूवमेंट के नाम से। वो उसके पीछे मेरी पूरी वो थी, लेकिन उसको अब लोग और आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी, आई कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट, लेकिन और लोगों ने आगे बढ़ा है। उसके पीछे मकसद यही है कि मस्जिदों को एक डिजिटलाइजेशन भी हो, मस्जिदों के अंदर लाइब्रेरीज भी हो, मस्जिदों के अंदर रेगुलर उनके थ्रू हम पूरे जो इलाके की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी स्टडी करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो है खुतबा का सिस्टम भी मैंने ये बहुत पहले से मैं 30 साल से इस बात की डिमांड करता आया हूँ। इनफैक्ट आई हैड स्टार्टेड माई सेल्फ ए सीरीज ऑफ खुतबास फॉर जुमा, जिसमें हम रिलेटेड इश्यूज जो कम्युनिटी के, जो इलाके के, मोहल्ले के, उन इश्यूज को हाईलाइट करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज टू कंपेयर विद फॉरेन कंट्रीज। वो हमारी अपने इश्यूज हैं, हमको पता है कि आपके क्या इस्लाम में गाइडलाइंस है, क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं। फॉरेन कंट्रीज में डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है, उनका तरीके अलग हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड अवर ओन वे कि हम उसको कैसे वो कर सकते हैं। तो इट इज़ मस्ट कि मस्जिद शुड नॉट बी ओनली अ प्लेस फॉर वर्शिप, there should be a development center जहाँ पर कम से कम everything has to be within Islamic parameters, nothing beyond Islam, but in Islam education and knowledge, gaining knowledge is an extremely important part, most important part। तो उसमें आप जो है बुक्स के एक लाइब्रेरीज हों, वहाँ रेगुलर छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स हो सकते हैं, डिस्कशंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स को इश्यूज करके डिक्लेयर करके उनको वहाँ से मूवमेंट्स भी चल सकते हैं।
सफाई का मूवमेंट है, हाइजीन मूवमेंट है, एजुकेशनल मूवमेंट है, हेल्थ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, सो मेनी मूवमेंट्स कैन बी स्टार्टेड। सर, डू यू थिंक इस पूरे मूवमेंट में जिसकी आपने बात की, एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ रोल टू प्ले, और यू थिंक कि जो लोकल कमिटीज है या मस्जिद कमिटीज है? एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्ले ए पॉजिटिव रोल एंड सपोर्टिव रोल। अफसोस की बात यह है कि इन द करंट सिनारियो जो कुछ हो रहा है इंडिया में, कि एनीथिंग विच मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम ग्रुप डज, वो फौरन उसके खिलाफ एक वो शुरू हो जाता है, उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, उनको सस्पिशियस करार देने की कोशिश की जाती है। दिस हैज टू स्टॉप। एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्ले ए पॉजिटिव रोल एंड मुस्लिम शुड keep them informed about what they are doing. जी। सर, कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी बात कहीं तक पहुंचानी है तो शायद अगर आप किसी मकाम पे हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है कुछ लोगों को एक्सेस कर पाना। तो पॉलिटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो दुनिया भर में पब्लिक पॉलिसी को लेके मुसलमान काफी आगे हैं। अब हम इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया में मुसलमानों की जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। सर, वजह जानना चाहूंगी और कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, मैंने जो अपने उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर जो 4 एम्पावरमेंट की बात की है, नंबर 1 इज द आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट। आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट का मतलब है कि वी शुड अंडरस्टैंड द रियल एसेंस ऑफ इस्लाम, व्हाट इट वांट्स। हमें कुरान के अंदर कॉस्मोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, हेल्थ भी है, हमको उन चीज़ों को स्टडी, सो इकोनॉमिक्स भी है, सोशोलॉजी भी है। वी हैव टू स्टडी देम इन डिटेल एंड हाउ टू अप्लाई देम इन द पब्लिक। सेकंड मैंने कहा है एजुकेशनल एम्पावरमेंट, जिसमें वो सोशल एम्पावरमेंट, जिसमें एजुकेशन इज वन थिंग, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन विद इन इस्लामिक पैरामीटर्स इज सेकंड थिंग, एंड फाइट अगेंस्ट सोशल इविल्स। ये 3 उसके अंदर खास मुद्दे हैं। फिर मैंने तीसरे नंबर पर बात की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, कि जिसमें हमको बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व होना है, और बाकी जो भी तरीके हैं वो करने के, स्मॉल स्केल बिजनेस एज वेल एज लार्ज स्केल बिजनेस, उसके अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत है। इंपोर्ट एज वेल एक्सपोर्ट, हर तरीके से हमको आगे आना है। फोर्थ लेवल पर जो मैंने बात की, दैट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। Political empowerment, I have argued, it is not just limited to having more seats in parliament or assemblies or local bodies. It means that you should be in a position to raise voice on different policies, on different issues. आप अपने इश्यूज को हाईलाइट कर सकें, आप मास मूवमेंट चला सकें, जो चीज मे बी देयर आर सो मेनी इश्यूज इन इंडिया जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोलती हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का इशू है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट बिकॉज इट इज ऑल बीइंग कंट्रोल्ड बाय कॉर्पोरेट। तो वो उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। तो उन इश्यूज पर, जो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिन इश्यूज पर मुस्लिम्स जो है वो आवाज उठानी चाहिए, नॉट ओनली रिलेटेड टू मुस्लिम्स देमसेल्व्स बट आल्सो रिलेटेड टू इंडिया एज अ होल। मेरा आर्गुमेंट ये है कि सिर्फ मुसलमान अपने अपने बारे में बात ना करें, बल्कि इंडिया के जो इश्यूज है, पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, क्राइम बेइंतहा बढ़ा हुआ है इंडिया के अंदर, सोशल इविल्स भी, वेदर इट इज अल्कोहलिज्म और ड्रग्स और एनीथिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ऑल दीज इविल्स आर ग्रोइंग एट ए ह्यूज स्पीड। Muslims should campaign against them, should be in a position to influence the country's policy line. तो वो उसके लिए मूवमेंट चलाना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ही बना के मूवमेंट हो, वो सोशल मूवमेंट्स भी चले, ताकि अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डज नॉट जस्ट मीन कि भाई पॉलिटिकल पार्टी हो और उसका उसमें आप जो है एमएलएज एमपीज बन जाएं, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप जो है कंट्री की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में हो। एंड यू शुड, लाइक यू सेड कि इन पॉजिटिव रिफॉर्म्स पे जो है इमाम साहब जो हमारे मस्जिद के होते तो खुतबे में शायद वो इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, ताकि मुसलमान जो है कंट्री की प्रोग्रेस में शिरकत कर सके। जी जी सर। सर, लास्ट में एक आपसे कोई मैसेज जानना चाहूंगी जो आप यूथ को स्पेशली देना चाहेंगे प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में, जो अभी टाइम्स है, जैसे हालात है कंट्री में, तो क्या मैसेज रहेगा स्पेशली यंगस्टर्स को? मेरा मैसेज यही है कि एक तो कि दे शुड शन अप हैट्रेड ऑफ ऑल काइंड्स। मैं इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ए पॉली रिलीजियस कंट्री, मैं मानता हूँ कि इंडिया में 96-7% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी रिलीजन में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। सो आई बिलीव में एक जुमला मैं कहा करता हूँ कि ऑल रिलीजन्स शुड यूनाइट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन रिलीजियस मोरालिटी रादर देन फाइट ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। उन्हें रिलीजियस मोरालिटी के बुनियाद पर एक होना चाहिए, आइडेंटिटी के बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए।
उन सबको एक, और इसमें यूथ हैव टू प्ले द मैक्सिमम इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। सेकंड ये कि यूथ को मैं ये जरूर कहूँगा कि जो तमाम जो समाजी बुराइयां हैं, इविल्स हैं, जो सो कॉल्ड जो पूरी मार्केट फोर्सेस जिनको हाईलाइट कर रही है, जिसमें अल्कोहल है, ड्रग्स है, सेक्स है, इन सब चीज़ों से उनको अपना आप को बचाना है। दिस शुड बी पार्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम। स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम इज अ वॉल अगेंस्ट डिसीजेस between human beings and diseases। उससे इतनी बड़ी तादाद में, if I give you figure on account of this family disintegration in terms of health, दुनिया में कम से कम 8 करोड़ लोग दुनिया में हर साल मरते हैं बिकॉज देयर इज अ फैमिली डिसइंटीग्रेशन। अबॉर्शंस बेइंतहा हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका, और उसमें 80% चिल्ड्रन आर बीइंग बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। उनको बाप का प्यार नसीब नहीं है, माँ के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है जबरदस्ती का। तो दिस ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन, इसमें यूथ को इसमें होशियार रहना है कि दे हैव टू लीड ए गुड लाइफ, प्योर लाइफ, और जो है उसमें अपना सारा ध्यान एजुकेशन के ऊपर और अपना जो भी कुछ करियर बिल्डिंग के ऊपर और समाज को अच्छा बनाने के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर यूथ को ध्यान देना चाहिए। दे हैव टू प्ले पॉजिटिव रोल, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और वो जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा फ्यूचर होगा इंडिया का। जी, these are really some golden words. Thank you so much sir, अपना एक्सपर्टाइज हमारे साथ शेयर करने के लिए। We are thankful. थैंक यू।